नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अब भारत सरकार डराने धमकाने के मामले में भी दुनिया में नाम कमा रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर का कारनामा सामने आ रहा है। हम समझते हैं कि व्हाट्सएप अंकिल लोग खुशी से हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर लौट गए होंगे कि भारत का बड़ा नाम हो गया, भारत ने ट्विटर को धमका दिया है। वे अब ये बात समझने के लायक ही नहीं बचे हैं कि डराने धमकाने के मामले जब भी पकड़े जाते हैं, जब पत्रकारों के अकाउंट बंद करने के लिए धमकाते हुए सरकार पकड़ी जाती है, तब नाम नहीं होता है, बदनामी होती है। डूड, बदनामी। इन अंकिलों की बुद्धि की जीडीपी इतनी तेज गति से बढ़कर फट चुकी है कि ट्विटर को धमकाने की खबर सुनकर ये खुश हो रहे होंगे कि भारत सुपर पावर हो गया है। ट्विटर बनाने वाले दो लोग थे, इनमें से एक है जैक डोर्सी। जैक डोर्सी हाल तक ट्विटर के सीईओ भी रहे। इनका एक बयान आया है कि भारत की सरकार पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट बंद कराने के लिए धमकी दे रही थी, रेड का डर दिखा रही थी। इनसे जिन साहब ने ट्विटर खरीदा है, इलन मस्क, जिनको आप रॉकेट छोड़ते हुए और टेस्ला चलाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि आपका लाडला भी मस्क बन जाएगा। उनको भी भारत सरकार से डर लगता है कि जेल ना भेज दे। अब इस तरह के ग्लोबल आरोप से दुनिया भर के निवेशकों में क्या संदेश जाएगा? क्या अच्छा संदेश जा रहा होगा? ट्विटर के पूर्व सीईओ ने तो यहां तक कह दिया कि यह भारत है, एक लोकतांत्रिक देश है। ये आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले यह वीडियो पूरा देखिए। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने ब्रेकिंग पॉइंट नाम के एक चैनल को इंटरव्यू दिया है। जैक डोर्सी ने कहा है कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के समय काफी दबाव डाला। सवाल पूछने वाले कई पत्रकारों के ट्विटर हैंडल बंद करने का दबाव डाला गया। कहा गया था कि भारत में ट्विटर बंद कर देंगे, जो कि उनके लिए काफी बड़ा बाजार है। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपके कर्मचारियों के घर पर छापे पड़ेंगे, जो कि उन्होंने किया। आपके दफ्तर बंद कर देंगे। जैक डोर्सी ने हैरान होते हुए कहा कि यह भारत है, एक लोकतांत्रिक देश। जिस भारत के लोकतंत्र पर दुनिया को नाज था, आज उस भारत के लोकतंत्र पर इस तरह से सवाल उठने लगे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर को यह समझना चाहिए कि मुट्ठी में बंद कर लेने से सत्ता मिट्टी की तरह चिपक नहीं जाती है, बल्कि रेत की तरह फिसल जाती है। प्रेस से लेकर पत्रकारों को इतना डराने धमकाने और भारत की पत्रकारिता को गोबर और गोदी मीडिया में बदल देने के बाद मिला क्या? दुनिया के सामने पोल खुलने लगी है। जैक डोर्सी भी हैरानी जता रहे हैं कि क्या यह भारत है और एक लोकतांत्रिक देश है ये? सरकार ने तुरंत ही खंडन कर दिया, क्योंकि यह खबर आपके जागने से पहले दुनिया भर में आग की तरफ फैल गई थी। इस खंडन की भी जानकारी हम आगे के वीडियो में देंगे, लेकिन पहले आप बताइए, भारत में पत्रकारों को खबर लिखने से रोका जाता है, डराया जाता है, मुकदमों में फंसाया जाता है, नौकरी से निकलवाया जाता है। क्या यह सत्य सरकार के खंडन से बदल जाएगा? क्या आपको पता नहीं कि मीडिया में 2014 के बाद से क्या हुआ है? जब ट्विटर को धमकी मिल रही है कि किसी पत्रकार का अकाउंट बंद करो, वरना भारत में जो दफ्तर है बंद करवा देंगे, कर्मचारियों के यहां छापे डलवा देंगे, तो सोचिए कि सवाल करने वाले 2-4 ही तो पत्रकार हैं इतने बड़े देश में। वो अपना काम कितनी मुश्किल से करते होंगे। इसलिए जैक डोर्सी के बयान पर सरकारी खंडन पढ़कर आप क्या करेंगे? क्या आपको पता नहीं है कि चंद रोज पहले अमेठी के गरीब पत्रकार के साथ मोदी सरकार की काबीना मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या किया? उसकी नौकरी ले ली। क्या मंत्री अब पत्रकारों की नौकरी लेंगी? उसे बेरोजगार कर देंगे? तो आप कहेंगे कि भारत में भारत का नाम हो गया। मुमकिन है बहुत से लोगों ने स्मृति ईरानी का वायरल वीडियो ना देखा हो, जिसमें वे विधानसभा के अपमान के नाम पर एक पत्रकार को धमका रही थी कि मालिक से बात करेंगी। विधानसभा का अपमान, एक नया अपमान वाला आइटम लॉन्च कर दिया और मंत्री जी ने कहा कि अगर आप मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे तो मैं आपके मालिकान को फोन करके कहूंगी, आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूं। चंद घंटे के भीतर भास्कर का स्मृति ईरानी को टैग करते हुए ट्वीट आ गया कि कैमरामैन विपिन यादव उनके यहां काम ही नहीं करता है। स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर दिया कि हे दिव्य प्राणी, ये तो दिव्यता की पराकाष्ठा है, रिपोर्टर ही फेक निकला।
और यही नहीं, न्यूज लॉन्ड्री ने विपिन यादव की कई रिपोर्ट का लिंक भी अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, जिससे पता चलता है कि विपिन यादव भास्कर के लिए काम कर रहे थे। विपिन यादव का काम छिन गया, जबकि विपिन ने ऐसा कुछ भी सवाल नहीं किया, बस यही कहा कि बाइट दे दीजिए। उसके घर का चूल्हा बुझा दिया गया। अहंकार के इस सार्वजनिक प्रदर्शन के बाद भी किसी अंकिल ने हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं लिखा होगा कि यह गलत हुआ है, क्योंकि ये अंकिल लोग केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, और धर्म की राजनीति कुछ और नहीं होती, अधर्म की फैक्ट्री होती है, जहां हर तरह का अधर्म धर्म बताया जाता है। सरकारी खंडन भी बताएंगे, लेकिन पहले आप 28 जनवरी 2021 के टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर पर नजर डालिए। दरअसल खंडन करने वाले मंत्री जी को पता है कि कोई संपादक इतनी मेहनत ही नहीं करेगा, उनके खंडन को ही हेडलाइन में जस का तस छाप देगा। इस दौर में सरकार के खंडन भाग्यशाली से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हो चुके हैं। बेचारे तथ्य तो मुंडन कराकर घूम रहे हैं कि कोई कहीं लिख दे और बोल दे। 28 जनवरी 2021 की इस खबर में क्या यह नहीं लिखा है कि ट्विटर ने ही कहा था कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के मार्च के दौरान जो हिंसा हुई, उसके अगले दिन 300 अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। ट्विटर ने कारण बताया कि प्लेटफॉर्म मैनिपुलेशन और स्पैम पॉलिसी का उल्लंघन हुआ। उसी समय ट्विटर ने संयुक्त किसान मोर्चा का आधिकारिक हैंडल किसान एकता मोर्चा, ट्रैक्टर टू ट्विटर कारवां पत्रिका, एक्टिविस्ट मोहम्मद आसिफ खान और हंसराज मीणा, सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम, सीपीएम पुदुचेरी और आपकी नेता प्रीति शर्मा मेनन के हैंडल को सस्पेंड कर दिया था। जब ट्विटर की कार्यवाही की निंदा होने लगी तो अगले दिन कारवां और किसान एकता मोर्चा के हैंडल चालू कर दिए गए। जनता समझ गई थी कि इन्हें किसके कहने पर और किस लिए सस्पेंड किया गया होगा। ट्विटर ने इसमें वो अकाउंट्स पहले हटाए और फिर शाम तक फरवरी 1 को रिस्टोर कर दिए, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि वो जो डायरेक्शन, वो जो आदेश दिया गया था वो गैर कानूनी था। वो किसी स्पष्ट तरीके से ये नहीं बता रहा था कि अकाउंट्स क्यों हटाए जा रहे हैं, वो बस एक लिस्ट दे रहा था। और ये आदेश गोपनीय था, ये किसी तरीके से पब्लिक में ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज नहीं किया गया था। तो हमें यह भी नहीं पता कि ये अकाउंट क्यों बंद किए गए थे। इनमें कोई कानूनी प्रक्रियाएं जो भी होती हैं, जिसके अंदर सुनवाई का अवसर दिया जाता है, जिसका अकाउंट है वो ये बता पाए कि आप मुझे बताइए मैं क्या गैर कानूनी कर रहा हूं, जैसे मैं अपना पक्ष रख पाऊं, वो सारी तकनीकी प्रोटेक्शंस जो होती हैं, ड्यू प्रोसेस जो होता है, वो भी नहीं फॉलो किया गया था। तो इसके बाद हमने ये देखा कि ट्विटर और भारतीय सरकार के बीच में काफी एक घमासान जैसा बनने लग गया धीरे धीरे, जिसमें ट्विटर सिर्फ ये बोल रही थी कि भारत सरकार को कानून और जो हमारी संवैधानिक प्रोटेक्शंस हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 19(1) उसका पालन करना चाहिए। इस पे मेरी जो संस्था है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, उसने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें हमने ये बोला था कि अगर आप कोई ऐसा आदेश दे रहे हैं, आपको वो सही तरीके से पब्लिक को ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करना चाहिए कि क्यों आप 250 अकाउंट बंद कर रहे हैं, जिनमें किसान एकता मंच का भी अकाउंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने अप्रैल में हमें बताया कि हम सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं, जैसे श्रेया सिंगल केस में या अनुराधा भसीन केस में, उसमें कंप्लाई कर रहे हैं। पर यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उन केसों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोला है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो होती है हमारी संवैधानिक अधिकार और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उससे दो लोग इम्पैक्ट होते हैं। सबसे पहले जो लिखता है, जो बनाता है वो अकाउंट, और दूसरा जो वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। इसके लिए पब्लिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज डायरेक्शंस, जो भारत सरकार सेक्शन 69A के अंडर इशू करती है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का है। इस खबर को आप ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के बयान से मिला लीजिए, जवाब मिल जाएगा। जैक डॉर्सी ने कहा है कि भारत सरकार की तरफ से दबाव डाला जा रहा था कि किसान आंदोलन के दौरान कुछ ट्विटर खाते सस्पेंड कर दिए जाएं, वरना ट्विटर के कर्मचारियों के घर पर छापे पड़ेंगे और भारत में उनका दफ्तर बंद करवा दिया जाएगा। 2021 के ही फरवरी महीने में न्यूयॉर्क टाइम्स की यह खबर भी जैक डॉर्सी के बयानों की पुष्टि करती है।
कि भारत सरकार ने मांग की थी कि किसान आंदोलन के समय सरकार के बर्ताव को लेकर आलोचना करने वाले अकाउंट बंद कर दिए जाएं। ट्विटर ने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब भारत में काम करने वाले कर्मचारियों को जेल में डाल देने की धमकी दी गई, तब ट्विटर ने ऑर्डर मान लिया। सरकार ने कहा कि जिन अकाउंट से नरेंद्र मोदी के बारे में भड़काऊ बातें लिखी गई हैं, उन्हें बंद करना पड़ेगा। ट्विटर के मना करने पर अवमानना का नोटिस थमा दिया गया, जिससे कर्मचारियों पर 7 साल की जेल का खतरा मंडराने लगा। इसलिए हमने, ट्विटर लिख रहा है, कि 500 अकाउंट बंद कर दिए और अन्य को छिपा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन सी भड़काऊ बातें थीं, सरकार को बताना चाहिए, ताकि जनता की नजर में यह बात साफ हो कि कहीं भड़काऊ बातों के नाम पर सामान्य और जरूरी आलोचनाओं के मुंह तो बंद नहीं किए जा रहे थे। क्यों सरकार किसान आंदोलन के समय उन ट्विटर अकाउंट को बंद करवाना चाहती थी जिस पर उसकी आलोचना हो रही थी? आप सोचिए कि किसानों की बात दुनिया तक ना पहुंचे, इसे रोकने के लिए किस किस को डराया धमकाया गया होगा। किसान आंदोलन की कुछ घटनाओं को ही याद कर लीजिए, फिर आपके सामने जैक डॉर्सी के बयान की सही तस्वीर अपने आप उभर कर आ जाएगी। आपको याद होगा, उस वक्त गोदी मीडिया उस समय किसानों को आतंकवादी कह रहा था। किसानों के साथ पुलिस क्या कर रही थी आपने देखा होगा। बैरिकेड के पीछे कीलें ठोक दी गईं, कांटों के तार बिछा दिए गए। किसानों पर किस किस तरह के जुल्म नहीं हुए। 1 साल के प्रदर्शन के दौरान किसान संगठनों के अनुसार 700 से अधिक किसानों की मौत हो गई। इन्हीं सब बातों की प्रतिक्रिया को दबाने के लिए ट्विटर के खाते बंद करने की धमकियां दी जा रही होंगी। जैक डॉर्सी ने इसकी पोल खोल दी है। वैसे भी गोदी मीडिया कौन सा किसान आंदोलन में किसानों की रिपोर्टिंग करने गया था, लेकिन बातें जनता तक किसी भी तरह ना पहुंचे, इसका पुख्ता इंतजाम किया जा रहा होगा। आज भी किसान एकता मोर्चा के ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है कि अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि कानूनी नोटिस आया है। ये सारी तस्वीरें हमें सर्वेश ताई ने दी हैं, जो बहुत ही शानदार फोटोग्राफर हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फादर ऑफ पावर ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी का पूरा मकान जर्जर कर दिया है। आपको समझना है कि जब ट्विटर को जेल और रेड का डर दिखाया जा रहा है, तो आपके इलाके के अखबारों और पत्रकारों की क्या हालत होगी। ट्विटर ने पहले भी इसे दुनिया के सामने बताया है। 10 फरवरी 2021 को अपने एक ब्लॉग पोस्ट में ट्विटर ने लिख दिया कि वह मीडिया संस्थान, पत्रकारों, राजनेताओं या एक्टिविस्ट के खातों को नहीं बंद करेगा। वह नहीं मानता है कि भारत सरकार का आदेश भारत के कानून के अनुसार है और ट्विटर कंपनी भारत के कानून के अनुसार कदम उठाने पर विचार कर रही है। ट्विटर ने यह भी बताया कि ट्विटर के अपने नियम कायदे हैं जिसके तहत किसी खाते को बंद किया जाता है या सीमित किया जाता है, लेकिन पिछले 10 दिनों में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने अनेक खातों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। इसमें से 2 इमरजेंसी आदेश थे, यह ब्लॉग पर लिखा हुआ था। मतलब तो यही हुआ कि अभी ही इन 2 खातों को बंद करो। ट्विटर ने कुछ देर के लिए 2 अकाउंट को बंद भी किया, मगर फिर से चालू कर दिया। ट्विटर ने लिखा है कि जब इसकी जानकारी भारत सरकार के मंत्रालय को दी गई तो उसे अवमानना का नोटिस थमा दिया गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सोशल मीडिया पर भी सरकार की आलोचना क्यों गायब है। क्यों अच्छे अच्छे लोग लिखने से डरते हैं, या आपको भी खुलकर लिखने से डर क्यों लग रहा है। ट्विटर के मालिक बदल गए हैं, मगर नए मालिक को भी जेल का डर लगता है। बीबीसी के पत्रकार ने जब ट्विटर के नए मालिक इलन मस्क से पूछा कि बीबीसी ने नरेंद्र मोदी वाली जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसे ट्विटर पर क्यों बैन किया, तो इलन मस्क की कंपकपी छूट गई। पहले तो पल्ला झाड़ा कि हमें इस केस के बारे में पता नहीं, फिर कहा कि भारत में सोशल मीडिया का कानून बहुत सख्त है। अगर अपने लोगों को जेल भेजने और कानून का पालन करने में से किसी एक को चुनना हो तो मैं कानून को चुनूंगा। टेस्ला कार बनाने वाले, अपनी प्राइवेट स्पेस एजेंसी चलाने वाले मस्क की संपत्ति 19 लाख करोड़ की बताई जाती है, करीब भारतीय रुपए में। भारत के कई राज्यों की कुल जीडीपी इसमें समा जाए। अब आप बताइए, डर और धमकी के माहौल में क्या कोई कंपनी भारत में विकास कर सकती है? इससे तो यहां के युवाओं का ही चांस खत्म हो गया। यह कंपनी अपना विस्तार करती तो भारत के युवाओं को नौकरी मिलती और उनके डैडी मोहल्ले में सीना चौड़ा करके घूमते। ट्विटर पर खबरों की पहुंच रोकने का धंधा अभी भी जारी है। रेल दुर्घटना के समय स्वतंत्र पत्रकार तमाल शाह ने वहां से धुआंधार रिपोर्टिंग की
और ट्विटर को ही अपना माध्यम बना लिया। तमाल ऐसे ऐसे तथ्य सामने ला रहे थे जो गोदी मीडिया लाना ही नहीं चाहता था, जबकि गोदी मीडिया को जनता के पैसे से करोड़ों रुपए का सरकारी विज्ञापन मिलता है, मगर वो काम जनता का नहीं करता है। दूसरी तरफ तमाल शाह जैसे पत्रकार अपने खर्चे पर जनता के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। तमाल शाह ने अब अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, NTT बाई तमाल। आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी का बयान आया, तब तमाल शाह ने ट्वीट किया कि उनके ट्विटर हैंडल को भी सीमित किया जा रहा है। उनका अकाउंट संवेदनशील बना दिया गया है ताकि लोग जब खुद से सर्च करें तो पहुंच ना सकें। तमाल ने इससे पहले भी 9 जून को इलन मस्क को टैग कर ट्वीट किया था कि मेरी रिपोर्ट और हैंडल को बार बार सीमित किया जा रहा है। ट्विटर में मेरा जितना अंदाज़ा है, एक शैडो बैन किया गया है मेरा प्रोफाइल के ऊपर। आपको सवाल उठेगा कैसे आप ये कह सकते हैं, क्यों आपको ये लग रहा है? साफ साफ दिखाते हैं आपको। ये किसी और का अकाउंट है जो भाई साहब मुझे फॉलो नहीं करते हैं। अगर मेरे नाम से किसी को सर्च करना है तो वो क्या लिखेंगे? तमाल शाह। पहले कभी भी अगर कोई तमाल शाह नाम लेके सर्च इंजन में सर्च करता था, उनको ऑप्शन में एटलीस्ट मेरा प्रोफाइल दिखाया जाता था, जो आपको अभी फ़िलहाल के लिए नहीं दिखाया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं उतना फेमस हूँ नहीं, तो चले जाते हैं स्पेसिफिक हैंडल में। ये है मेरा हैंडल तमाल 0401। पूरा हैंडल सही तरीके से लिखने के बावजूद आपको मेरा नाम सजेशन में नहीं दिखेगा, मेरा तस्वीर नहीं दिखेगा। इसके बाद चलिए मैं इसी नाम से सर्च में डाल दिया। सर्च में डालने के बाद देखिए ऑप्शंस में क्या है, आपको मेरा प्रोफाइल नहीं दिखेगा। जो लोग मेरे ऊपर कमेंट किया है उनके कमेंट्स आपको दिखेंगे, और हर एक कमेंट जहाँ पे मेरा हैंडल को टैग किया गया है वो सारे ट्वीट आप देख सकते हैं, लेकिन आप मेरा प्रोफाइल नहीं देख सकते। पहला जो एक कमेंट है आप देख सकते हैं, साक्षी जोशी जी ने लिखा है कि दिस इज़ तमाल शाह, वेरी ब्राइट जर्नलिस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, और उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट किया था। वो क्या है आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इस लिंक में क्लिक करेंगे जैसे मैंने किया, आप देख सकते हैं वो लेके जाएगा इनके अकाउंट में, जहाँ पे बात तो किया गया है मेरे बारे में, लेकिन आप देखिए लिखा है द फॉलोइंग मीडिया इंक्लूड्स पोटेंशियली सेंसिटिव कंटेंट, चेंज सेटिंग्स। ठीक है, ये है मेरा ट्वीट, और आपको लगता है ये सेंसिटिव है? आपने ये वीडियो एक बार नहीं बार बार देखा है, बहुत लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया है, और आपको लगता है ये चीज़ सेंसिटिव है। 4th स्टेज में अगर मैं इस लिंक में क्लिक करूं तो देखिए क्या दिखा रहा है, कॉशन दिस प्रोफाइल में इंक्लूड पोटेंशियली सेंसिटिव कंटेंट। इसके बावजूद अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए ये है मेरा प्रोफाइल, और प्लीज़ आप मुझे बताइए कहाँ पे मेरा अकाउंट सेंसिटिव है। पिछले 10 दिनों से अगर रिलेंटलेसली हम लोग कवर कर रहे हैं बालासोर ट्रेन ट्रेजेडी को, तो लोगों का दुख दिखाना क्राइम है, गलत है, उसको सेंसिटिव टैग किया जाएगा। आप अगर कोई भी चीज़ ट्रेन एक्सीडेंट पे टिप्पणी करे तो उसको सेंसिटिव कहा जाएगा। अब देखिए मेरे ही ट्वीट में मेरा ट्वीट आपको नहीं दिखेगा, दिखा रहा है कि फॉलोइंग मीडिया इंक्लूड्स पोटेंशियली सेंसिटिव कंटेंट, और मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ इस पिक्चर को सेंसिटिव कहा गया है। ये है रविंद्र साहू, एक बुरा बाप जो अपना बेटा खो बैठा है, उनसे मिलके इंटरव्यू लेना और ये तस्वीर को सेंसिटिव कहना, कहा कि इंटेलिजेंस की सबूत है, ये सवाल ट्विटर के सामने है। ऐसे अनेक प्रसंग आपको मिल जाएंगे। ट्विटर की वेबसाइट पर मौजूद ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच भारत चोटी के उन 5 देशों में था जो ट्विटर से कंटेंट हटाने की मांग करने वाले थे। 3 साल तक भारत 5वें नंबर पर रहा, अब 4थे नंबर पर आ गया है। यानी अकाउंट को बंद कराने, सीमित करने का गुप्त खेल अब भी जारी है और पहले से तेज हो गया है। यही नहीं, जुलाई दिसंबर 2021 के बीच भारत ने ब्लू टिक प्राप्त पत्रकारों और न्यूज संस्थानों द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट को हटाने की दुनिया भर में सबसे ज्यादा मांग की। इलन मस्क के बाद ट्विटर इंडिया के कई कर्मचारी निकाल दिए गए। अगर यह डर भय का माहौल ना होता तो क्या पता नए नए लोग रखे जाते और युवाओं को मौका मिलता, मगर युवाओं को औरंगजेब का एक्सपर्ट बनाया जा रहा है ताकि दिन रात वे एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करते रहें। जुलाई 2022 में ट्विटर ने सरकार के आदेशों से तंग आकर कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। इसके पहले जब पुलिस की छानबीन हुई तब ट्विटर ने कहा कि जरूर वह भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है,
लेकिन तब ट्विटर ने कानून का रास्ता नहीं अपनाया। जुलाई 2022 में कर्नाटका हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। यह पहला मौका था जब ट्विटर ने कानूनी तरीके से सरकार से लड़ने का इरादा किया। लेकिन मस्क के आते आते ट्विटर की क्या हालत है, इसका भी अध्ययन किया जा रहा है। इसी साल 28 अप्रैल को द वायर में एक रिपोर्ट छपती है। इस रिपोर्ट में इस बात का अध्ययन है कि इलन मस्क के आने के बाद ट्विटर पर लिखना बोलना पहले से कितना आजाद और उन्मुक्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ्री स्पीच की क्रांति आने वाली है। द वायर ने अपने इस अध्ययन में लिखा है कि मस्क के आने के बाद ट्विटर पहले से ज्यादा डरपोक हो गया है। भारत के साथ साथ अन्य देशों की सरकारों के आदेश पर लोगों के ट्विटर अकाउंट हटाने या सीमित करने के मामले बढ़ने लगे हैं। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नाम की एक संस्था ने ट्विटर के डेटा का विश्लेषण किया है। इसके अनुसार अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 के बीच ट्विटर को सरकार और कोर्ट से 971 ऑर्डर भेजे गए। इनमें से पोस्ट हटवाने से लेकर गुमनाम अकाउंट के मालिकों की डिटेल निकालने तक की मांग की गई। वायर ने लिखा है कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे चिंताजनक बात यह है कि ट्विटर की रिपोर्ट में एक भी ऐसा केस नहीं दिखता जहां ट्विटर ने ऐसे ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया हो, जैसा कि मस्क के आने के पहले कई बार देखा गया था। मस्क के आने से 1 साल पहले के अंतराल में ट्विटर ने ऐसी 8 अपीलों को खारिज किया। ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर सरकार के नियंत्रण को करीब से अध्ययन करने वाले अपार गुप्ता जानते हैं कि जैक डोर्सी ने वो कह दिया है जो सब जानते हैं। मई के महीने में ट्विटर ने एक ट्वीट था, जो एक प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी संबित पात्रा, उस पर मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया, क्योंकि वो सही बात नहीं बोल रहे थे। तो ये कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज होती हैं प्लेटफॉर्म के, कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है या उसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो अगर वो गलत बात बोल रहा है तो दूसरों को पता लग जाए कि एक लेबल के थ्रू कि वो मैनिपुलेटेड है या वो गलत है बाइट्स है। तो उसके अंदर कुछ टूल किट की बात थी और कुछ एलिगेशंस थी कांग्रेस पार्टी के ऊपर। पर उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली पुलिस ने छापे मारे ट्विटर के ऑफिस के ऊपर, और इसके बाद हम एक और तीसरी बात ये देखते हैं कि ट्विटर ने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक ऐसी अर्जी दायर करी जिसमें उन्होंने बोला कि भारत सरकार जब भी हमसे बोलती है कि ट्विटर अकाउंट बंद करो, ट्वीट्स हटाओ, वो ये नहीं बताती कि क्या कारण है और क्यों हटाने चाहिए। और ये भी देखा जाए, अगर पूरा अकाउंट ही हटा दो तो एक व्यक्ति की पूरी फॉलोइंग चली जाती है और वो ये भी नहीं बता पाते कि ये क्यों अकाउंट हटाया जा रहा है उस व्यक्ति को जिसका एक्चुअली अकाउंट है। तो ट्विटर ने ये अर्जियां कर्नाटका हाई कोर्ट के आगे रखी। ट्विटर पर आप देखेंगे कि सरकार के समर्थक या ऐसे लोग जो नफरती चीजें डालते रहते हैं, जिनकी बातों से पता लगता है कि ये लोग सरकार के समर्थक हैं और एंटी मुस्लिम राजनीति को हवा देने वाले हैं, वे बिना किसी रोक टोक के लिखे जा रहे हैं। किसी भी सोशल मीडिया पर उनका भड़काऊ भाषण चलता जा रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। बेशक जांच एजेंसी के लिए जरूरी होता है कि वह कुछ खातों तक पहुंचे, पता लगाए, मगर इसके नाम पर पत्रकारों के अकाउंट, किसान आंदोलन के नेताओं के अकाउंट बंद करने का काम हो रहा है। पिछले कुछ सालों में सरकार और ट्विटर के बीच तकरार की कई घटना सामने आ गई है। उन सब को याद कर लीजिए तो जैक डोर्सी का बयान आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। मई 2021 में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम नोटिस लेकर दफ्तर पहुंच गई ट्विटर के। उसके कुछ दिन पहले ट्विटर ने भाजपा नेताओं के कुछ ट्वीट को चिन्हित किया और लिख दिया कि इनमें मैनिपुलेटेड मीडिया है, मतलब फर्जी बातें। उन ट्वीट्स में दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री और सरकार की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र रच रही है। मई 2021 में नए आईटी कानून आने के बाद ट्विटर इंडिया के एक प्रमुख अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। अगस्त 2021 में ट्विटर ने अपने इंडिया के प्रमुख को वापस अमेरिका बुला लिया। मनीष माहेश्वरी 2019 में ट्विटर के प्रमुख बनाए गए थे। मीडिया में छपी खबरों के अनुसार इन्हें भी सरकार के साथ ट्विटर के बढ़ते तनाव के कारण अपने पद से हटाया गया। फरवरी 2019 में ट्विटर के स्टाफ को संसद की आईटी की स्थायी समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया, फेक न्यूज के मसले पर और ऐसी शिकायतों के बाद कि ट्विटर प्रो भाजपा और दक्षिणपंथी हैंडल पर ज्यादा कार्रवाई करता है। हाल ही में सरकार ने ट्विटर को कर्नाटका हाई कोर्ट में आदतन आदेश का पालन नहीं करने वाला बताया। यह लड़ाई इस हद तक खिंची है कि भारत सरकार के मंत्री ट्विटर के विकल्प के रूप में कू का प्रचार करने लगे।
उसे कू का क्या हुआ उस कू का, इस सवाल के जवाब में आपको केवल हा हु हा ही मिलेगा, कू का नहीं मिलेगा। हमें एक बात समझने की जरूरत है, सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म की अपनी भूमिका कोई बहुत अच्छी नहीं है। इन्होंने दुनिया भर में जो घपले किए हैं, इन पर भी लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगा है। ट्विटर फाइल से संबंधित सारी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि जब सरकार लोकतंत्र को कुचलने के लिए इन पर दबाव डालती है, तब उसे पता होता है कि ये प्लेटफॉर्म इस तरह के खेल में शामिल हैं। मस्क ने जब ट्विटर खरीदा तो ट्विटर फाइल्स के नाम से ट्विटर की पुरानी करतूतों का कच्चा चिट्ठा सामने आया। तब जैक डॉर्सी ने अपनी सफाई में कहा था कि जो एल्गोरिदम होता है वो सबके लिए समान होता है, मगर हमें देखना यह चाहिए कि सरकारें ऐसी कंपनियों पर दबाव बढ़ाती जा रही हैं। इसलिए किसी एक कंपनी को लेकर नहीं, बल्कि सभी प्लेटफॉर्म को लेकर एक नीति और नियम बनाने की ज़रूरत है, ताकि सभी सरकारों के दबाव का सामना कर सकें। इस मामले में केवल मेरी गलती है, क्योंकि मैंने इस पर जोर देना बंद कर दिया। मैंने उम्मीद भी छोड़ दी कि कोई कंपनी इस तरह की हैसियत हासिल कर पाएगी। डॉर्सी का इशारा सरकारों के दबाव से लड़ने की क्षमता को लेकर था। हमारी आपकी चिंता यह होनी चाहिए कि सभी मिलकर इस तरह के प्लेटफॉर्म पर दबाव बनाए रखें, ताकि हर किसी को अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र जगह मिले। क्योंकि अब अखबार और टीवी चैनल आपके लिए नहीं आएंगे, वो केवल आपके खिलाफ आएंगे। महिला पहलवानों और उनसे पहले भारत के किसानों ने इसे देख लिया है। 2022 के अगस्त महीने में द हिंदू की यह रिपोर्ट भी देखिए। ट्विटर के सिक्योरिटी प्रमुख पीटर ज़ाटको ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने मजबूर कर दिया कि उसके एजेंट को ट्विटर के दफ्तर में काम पर रखा जाए और यूजर्स के डेटा को उसे देखने दिया जाए। इस व्यक्ति ने अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में याचिका दायर की है। वॉशिंगटन पोस्ट में यह रिपोर्ट छपी थी कि कंपनी ने अपने यूजर्स के साथ छल किया है। यह मामला आप तक ठीक से पहुंचे, इसके लिए हमने बहुत मेहनत की। पहले की सारी घटनाओं और खबरों को वापस आपकी नजरों के सामने कर दिया, ताकि आप देख सकें कि जो पहले से हो रहा है वही आज जैक डॉर्सी ने कह दिया है। अगर इस तरह से हिंदी के अखबार सभी पहलुओं को तथ्यों के साथ छापने लग जाएं, तो आप दर्शकों और पाठकों का स्तर और मिजाज बदल जाएगा। लेकिन अखबारों में इस तरह से आधी अधूरी रिपोर्टिंग होती है कि किसी वाक्य का साफ मतलब नहीं निकलता। यह जानबूझकर किया जाता है। खबर को ही भंडोल कर दो, जैसे आप बच्चों के खेल में देखते हैं। खेल में अपनी हार देखते हुए कोई बच्चा झुंझलाकर खेल का सामान ही उठाकर फेंक देता है। अब आते हैं इसके सरकारी खंडन पर। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उनका जवाब आया है। वे अपने जवाब में कहते हैं कि यह पूरी तरह से झूठ है। शायद ट्विटर के संदिग्ध इतिहास से पीछा छुड़ाने की कोशिश लगती है। तथ्य यह है कि डॉर्सी के काल में उनकी टीम ने भारत के कानून का बार बार उल्लंघन किया। 2020 से 2022 तक कानून का पालन करने में आनाकानी करते रहे, मगर जून 2022 में जाकर उन्हें पालन करना पड़ा। कोई जेल नहीं गया, न ट्विटर बंद किया गया। डॉर्सी के समय में ट्विटर की समस्या यह थी कि वह भारत की संप्रभुता को स्वीकार नहीं कर रहा था। इस तरह से बर्ताव कर रहा था जैसे भारत का कानून उस पर लागू नहीं होता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसका अधिकार है कि वह भारत में काम कर रही सभी कंपनियों पर अपने कानून को लागू करे। जनवरी 2021 में प्रदर्शनों के दौरान कई प्रकार की गलत सूचनाएं थी और नरसंहार की रिपोर्टिंग हो रही थी, जो पूरी तरह से फेक थी। सरकार उन गलत सूचनाओं को हटाने के लिए प्रतिबद्ध भी थी, क्योंकि फेक न्यूज के कारण मामला भड़क सकता था। जैक के समय में ट्विटर का बर्ताव पक्षपातपूर्ण रहा। उन्हें भारत में फेक न्यूज या गलत सूचनाओं को हटाने से उन्हें दिक्कत थी, लेकिन अमेरिका में हटाने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। जबकि साफ साफ तथ्य है कि किसी के यहां छापा नहीं पड़ा, कोई जेल नहीं गया। हमारा फोकस इस पर ही रहा कि भारत के कानून का पालन हो। इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि जैक का ट्विटर मनमाना था, पक्षपाती था और उनके समय में प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल हुआ। हमारी सरकार की नीति साफ है, भारत में काम करने वाली सभी मध्यस्थ माध्यमों को कानून का पालन करना पड़ेगा, ताकि इंटरनेट एक सुरक्षित जगह बन सके। डॉर्सी ने नहीं कहा कि किसी को जेल भेज दिया गया या छापे पड़े, बल्कि यह कहा कि इसकी धमकी दी जाती थी। ट्विटर के सिक्योरिटी प्रमुख ने भी तो अमेरिका में केस किया है। मंत्री ने अपने जवाब में डॉर्सी के कार्यकाल का जिक्र किया है, इलन मस्क का नाम नहीं लिया। इसे नोट कीजिए। जरा बताइए कि मस्क को जेल से क्यों डर लगता है, और क्या अब यह खतरा नहीं है? क्या आप नहीं जानते कि जेल भेजने के लिए इस देश में क्या खेल होता है? मंत्री जी ने कहा कि ट्विटर बंद नहीं किया गया, लेकिन क्या यह आज भी सही नहीं है कि सरकार की आलोचना करने वाले या उसके दावों की पोल खोलने वाले खातों के साथ क्या होता है? क्या अपने आप हो जाता है? काश मंत्री इलन मस्क को भी टारगेट कर देते, उन्हीं से सबूत मांग लेते।
सरकार ने जवाब ही मांगा है, प्रमाण ही मांग लेते डॉर्सी से, नहीं मांगा। प्रमाण क्यों नहीं मांगा? मामला बड़ा हो गया, इसलिए मोदी सरकार के कई मंत्री भी जवाब में ट्वीट करने लगे हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जो कहा है वो सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद का भी बयान आ गया है। पता चल रहा है कि भारत की ग्लोबल छवि, जो एक लोकतांत्रिक देश की छवि है, वो दांव पर लगी है। उसकी साख पर सवाल उठ रहे हैं। राजद के मनोज झा ने कहा कि जो जैक डॉर्सी ने कहा है, हर हिंदुस्तानी उस बात को जानता है। सरकार के जिन मंत्रियों को डॉर्सी को भला बुरा कहने के लिए उतारा गया है, वो भी जानते हैं कि हकीकत क्या है। ट्विटर भी जेल और रेड की बात कर रहा है और विपक्ष भी जेल और रेड की बात करता है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने डॉर्सी के बयान के बाद सरकार के जवाब को चुनौती दी है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बयान दिया है कि 2014 के बाद से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जगह छोटी होती जा रही है। डॉर्सी ने जो कहा है उससे हैरानी नहीं होती है। कुछ राज्य सरकारें भी इस मामले में क्रूर हो चुकी हैं। मनीष ने यह ट्वीट किया है। आपको याद होगा अगस्त 2021 राहुल गांधी जी का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक किया था। उनका कहना था उनकी किसी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, जबकि चेहरा विक्टिम का नहीं, विक्टिम की फैमिली का था। लेकिन बहरहाल अगस्त 2021 में राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है और अगले 6 महीने तक उनका ट्विटर ग्रोथ, उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ, उनकी फॉलोवर ग्रोथ बिल्कुल नगण्य हो जाती है। और जब फरवरी 2022 में वॉल स्ट्रीट जर्नल यह खबर चलाने वाली है कि ट्विटर ने राहुल गांधी जी के अकाउंट को ब्लॉक किया है और उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ ब्लॉक हो गई है और ट्विटर को चिट्ठी लिखी जाती है, तुरंत ये जो शैडो बैन था ये हट जाता है और लगातार उसके बाद सब्सक्राइबर में ग्रोथ आ जाती है। तो मैं आज ये क्यों ना कहूं कि ट्विटर ने ये ब्लॉकिंग, ट्विटर ने ये शैडो ब्लॉकिंग, सब्सक्राइबर ग्रोथ पर ब्लॉक करना सरकार के कहने पर किया था। और ये जो 6 महीने का बैन था ये सरकार के दबाव में आकर किया गया था, जिससे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को भी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किया जाए। और ये कहानी सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं है। हम सबको पता है कौन से पेज डिलीट होते हैं, हम सबको पता है किसके पोस्ट डिलीट कराए जाते हैं, फेसबुक से, यूट्यूब पर किसको रिस्ट्रिक्शन करा जाता है, ये सर्वविदित है। लेकिन ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉर्मर सीईओ अगर ये कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, ये असलियत है 56 इंच की छाती की। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि मोदी सरकार के आईटी नियमों को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं कि इन्हें इस तरह से बनाया जा रहा है कि सरकार उस पर सवाल उठाने वाली सूचनाओं को भड़काऊ और देश विरोधी भी घोषित कर दे और पत्रकारों से लेकर एक्टिविस्ट के हैंडल को बंद करवा दे। इस पर काफी कुछ लिखा और पढ़ा जा रहा है। दूसरी बात, ट्विटर और इंटरनेट पर इतनी चिंता है कि कोई भड़काऊ बातें ना करे, ऐसी बातें ना हो कि समाज में हिंसा भड़के, तो आप उत्तराखंड को लेकर ही देख लें कि किस तरह से एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं और भाषण देने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है, उन्हें दुकानों से लोगों को खाली कराया जा रहा है। इन सब हालात के मद्देनजर जब आप सरकार के बयान को देखेंगे और इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखेंगे तो पता चलेगा कि इस देश में क्या हो रहा है और आपके साथ क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।